की बड़ी खबर इस वक्त की यही है, यूपी और उत्तराखंड पूरी तरह से मोदीमय हो गया है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह। पंजाब में कांग्रेस की आंधी है, आम आदमी पार्टी के हाथ निराशा लगी है, सिर्फ 22 सीटें मिल रही हैं 117 में से। अकाली बीजेपी सरकार बिल्कुल बाहर जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। गोवा में देख लीजिए, कांग्रेस बीजेपी अभी भी कांटे की टक्कर में उलझे हुए हैं और मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी, कांग्रेस से चरण सिंह सप्रा मेरे साथ हैं। राजीव जी, कुल मिलाकर राजीव जी, अगर आप यूपी उत्तराखंड जीत रहे हैं, पंजाब और गोवा हार रहे हैं, आप ऐसा लग रहा है फिलहाल ये देखते हुए, और मणिपुर में आप जीत सकते हैं, इन नतीजों को कुल मिलाकर आप कैसे देखेंगे? देखिए, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल माहौल है वो एक बड़ा इंडोर्समेंट है, बड़ा एक मुहर है देश में प्रधानमंत्री के प्रति और उनके सरकार, हमारी सरकार के प्रति। और आज इस पूरे वातावरण से एक बात तो प्रमाणित हो रहा है कि फिर से देश की जनता ने एक बार देश के प्रधानमंत्री के ऊपर फिर से मुहर लगाया है, विश्वास जताया है। और मैं समझता हूं कि ये कामयाबी सिर्फ पार्टी की ही नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं की है। और उत्तर प्रदेश तो इसमें एक बेंचमार्क बना, क्योंकि जहां से हम पिछले बार भी सबसे बड़ी ताकत उभर के आए थे, वो ताकत अभी भी बरकरार है। मैं समझता हूं कि ये इंगित कर रहा है कि देश में राजीव जी, होली का मौसम है, बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं। अभी भी साथ चल रही है। होली का टाइम है, बुरा ना माने तो पूछूं। पूछे। आप बिहार से आते हैं, पूछे। बिहार की हार का दर्द क्या यूपी की जीत ने भुला दिया क्या? राजीव जी, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, बिहार के लोग अब पश्चाताप कर रहे हैं, वो परेशान हैं, एक गलती हुई है और वो जात के नाम पर, जात के समीकरण के नाम पर विकास छूट गया और बिहार की स्थिति बहुत ही भयावह है। मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। मेरे जैसे आदमी का तो राजनीतिक जीवन का 30 साल, 15 साल लालू यादव ले गए और 15 साल नीतीश कुमार ले गए। तो हम सब बिहार में बहुत दुखी हैं, लेकिन जनता ने जो तय किया उसे स्वीकारना है। उत्तर प्रदेश शायद हमको फिर से बिहार में एक रास्ता दिखाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता की ये सोच बिहार की जनता को फिर से एक बार जगाएगी। थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बिहार में भी परिवर्तन के पूरे आसार दिख रहे हैं। जो आज के हालात हैं, आज अगर चुनाव हो जाए बिहार में तो लालू यादव, नीतीश कुमार की मिट्टी पीलित हो जाएगी। अच्छा रूडी जी, ये कहा जा रहा है कि दो स्ट्रैटेजिस्ट यानी कि प्रशांत किशोर और अमित शाह के बीच की ये नाक की लड़ाई थी। प्रशांत किशोर ने अमित शाह को बिहार में हराया था और अमित शाह ने प्रशांत किशोर को यूपी में हरा दिया है। देखिए, मैं इस तरह की तुलना करके प्रशांत किशोर जो एक पेड मॉडल पर अपनी दुकान चलाते हैं, उन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और ये तुलना करना कि अमित शाह का प्रशांत किशोर, ये बिल्कुल अनुचित है। आज अगर इस देश में मास्टर कैंपेनर है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी, और मास्टर ऑर्गेनाइजर अगर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। और उनको इन लोगों से तुलना करके नहीं, अमित शाह जी इन सब चीजों से बहुत आगे हैं। वो दरअसल एक जादू है, एक मैजिक है। जिस चीज में वो लग जाते हैं, जिसके बारे में वो अध्ययन कर लेते हैं और जिस प्रकार से वो संगठन के लोगों को लेके चलते हैं और जिम्मा सौंपते हैं जहां जो उचित है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो लोगों की पहचान करते हैं, जिसकी जरूरत जहां जैसे किस प्रकार से हो उसको उस मजबूती के साथ वहां खड़ा करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो टीम है कैंपेनर और ऑर्गेनाइजर का, ऐसी टीम भारत की राजनीति में लेकिन एक साल पहले रूडी जी, एक साल पहले यही टीम थी, यही स्ट्रैटेजिस्ट थे, सब कुछ यही था, उसी तरीके के कैंपेनर थे, लेकिन बिहार में फायदा नहीं मिला। तो इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ इन्होंने पूरी जोड़ तोड़ की वो बिसात बिछाई होगी, वो सही बात है, उसके ऊपर भरोसा लोगों ने दिखाया, ये सही बात है। लेकिन ये कह देना कि सिर्फ दो लोग आ गए और उन्होंने इस तरीके से कर लिया, उसके पीछे का वर्क। अच्छे खिलाड़ी भी कई बार क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छे खिलाड़ी का जो चित्र उभर के आता है वो अच्छे खिलाड़ी होना चाहिए। विकेट्स गिर जाए तो उससे ये नहीं होता है कि खिलाड़ी चौपट हो, हार तो बनी रहती है, हार तो लगी रहती है। लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अमित शाह जी ने संगठन का स्वरूप खड़ा करके चुनावी रणनीति तैयार की है, ये अजूबा है साहब। और मैं नहीं समझता हूं कि इनके टक्कर में अभी कोई वर्तमान राजनीति में कोई दिखेगा। राजीव जी, मैं चाहूंगा कि आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भी एक कमेंट करते जाइएगा।
क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में कड़ी दावेदार लग रही थी सत्ता में आने की। देखिए, इस देश में कई राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस के बाद ये दावा किया था कि गरीबों का जो जगह है वो हमारे पास है, और उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़ चढ़ के इस बात को कहना चाहता देश में कि गरीबों के प्रतिनिधि हम हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में प्रमाणित हो गया कि गरीबों के असल प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी उभर के आई है जिसने ईमानदारी से सिर्फ घोषणा ही नहीं की, उन सबको कार्यान्वित भी किया और लोगों के विश्वास को जीता है, गरीबों का अब स्थान अगर कहीं है तो गरीबों का स्थान अब मात्र भारतीय जनता पार्टी के पास है। और हम सब मिलजुल करके देश के उस बड़े अभियान में अंतिम व्यक्ति को जोड़ करके उसके समाज में जोड़ने के साथ साथ उसके विकास के लिए काम कर रहे हैं और प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए इन राजनीतिक पार्टियों में जो दावा करती थी कि गरीब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के बाद उनका जगह बिल्कुल हिल गया है और वो इस बात से बहुत बेचैन है कि आखिर अपना अस्तित्व को हम कैसे कायम करें। इस बड़ी लड़ाई में हम अपने आप को कहां खड़ा करें। मायावती ने अपना जगह गंवा दिया है, समाजवादी पार्टी का जो जातीय आधार था वो धराशायी हो गया और कांग्रेस ने तो अपने राजनीतिक अस्तित्व को पूरी तरह से गंवा दिया है। चाहे वो पारिवारिक अस्तित्व हो या राजनीतिक अस्तित्व हो, दोनों समाप्त हो चुका है। हमारे लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी हैव बीन हम्बल्ड बाय द मैंडेट ऑफ द पीपल, हमारे लिए बहुत शकून का समय भी है। लेकिन जो हमारा कमिटमेंट है देश के प्रति, लोगों के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसको लेके चलेंगे। राजीव जी, हम ये भी कहेंगे कि देश बहुत बड़ा है, मिलजुल के काम करना है, लेकिन जीत की खुशी तो हमें। अच्छा, मैं क्योंकि ये पायलट हैं राजीव प्रताप रूडी, आपकी भाषा में मतलब आम आदमी पार्टी की क्रैश लैंडिंग होगी है, इसका मतलब यही हुआ ना, क्रैश लैंडिंग होगी। हाँ, वो अप्रासंगिक हो चुके हैं। अच्छा, दिल्ली की जनता भी उनसे अब बहुत बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। दिल्ली की जनता भी अब बहुत पछता रही है। एक तरफ बिहार की जनता पछता रही है, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता भी बहुत पछता। अच्छा, संतोष भारती कुछ कह रहे हैं। रूडी जी, आपकी भाषा से और आपसे पहले जो लोग आए उनसे एक असर ये पड़ रहा है कि इस पार्टी ने अटल जी और आडवाणी जी का रास्ता छोड़ दिया है, या वो लोग अगर होते आगे, भारतीय जनता पार्टी देश में इतनी सीटें नहीं जीत पाती। क्या आप सचमुच ये, यानी आपके साथियों का क्या किसी का ये विचार है कि अटल जी और आडवाणी जी की रणनीति में कोई बहुत बड़ी खामी थी जिससे आप आगे नहीं बढ़ पाए, जो मोदी जी ने दूर कर दी आके? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। भारती जी, पता नहीं, आप कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ पीड़ा आप जाहिर करना चाह रहे हैं। हम आज के डिबेट को कन्फाइन करें इस बड़ी जीत, इस बड़े उपलक्ष्य के रूप में। आप हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के बारे में टिप्पणी करके जो औसतन दिल्ली में पत्रकारिता जगत में करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके श्रृंखला को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। के प्रति आस्था है और जैसे नहीं पूछ नहीं रहा है, जो भी दर्शक आपकी बात सुन रहे हैं वो पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम सब उस पर टिप्पणी करें। हमें अपने पुराने नेतृत्व पर पूरा भरोसा था, उन्होंने हमें नेतृत्व दिया। जो वर्तमान नेतृत्व है वो आगे भी नेतृत्व हमें दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, इसमें एक प्रोसेस है जिसके तहत एक साधारण व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमने प्रमाणित किया और जिस सिद्धांत के साथ देश की राजनीति में हम हैं, हम उसको लेके चलेंगे। तो मैं यही आग्रह करूंगा पत्रकार मित्रों से कि आज का दिन तो कम से कम छोड़ दें, कल से लेखन तो जारी हो ही जाएगा, फिर तो आप लिखेंगे ही कि ये जीत कितनी बड़ी गलती है। लेकिन आज ये बड़ी जीत है जो देश के अरे नहीं, आस्था देश के कोई नहीं लिखेगा जीत गलती है। जनादेश सबसे बड़ा होता है सर, पब्लिक इज सुप्रीम, जनता जनार्दन होती है। जो वो बटन दबा देती है वो फैसला सामने आ जाता है, सबको मानना पड़ता है। कहाँ आप कहना आप नहीं, आप ये बताइए, कहने का संदर्भ ही क्या था कि आप कह रहे हैं कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी की नीति गलत थी? नहीं, गलत नहीं। अरे नहीं, राजीव जी, इसी सवाल को घुमा कर देखिए। नहीं, राजीव जी, इसी सवाल को घुमा कर देखिए। जो जादू मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने क्रिएट किया है, जो आप कर रहे हैं। नहीं, राजीव जी, जो आप कर रहे हैं। नहीं, राजीव जी, जो जादू मोदी और अमित शाह की जोड़ी क्रिएट कर रही है, वो ऐसा क्यों है कि वो पहली बार हो रहा है? यानी कि इस जोड़ी में ऐसा कुछ है जो पहले किसी में नहीं था और देश में किसी में नहीं था। ये सवाल है, पॉजिटिव सवाल है। अच्छा है, पॉजिटिव सवाल है तो अच्छा कर रहे हैं। और देश बहुत बड़ा है, हमें अभी दक्षिण की तरफ बढ़ना है। बहुत सारे प्रांत हैं जहां हमारी उपस्थिति कमजोर है और मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, ये जोड़ी का एक कैंपेनर, एक ऑर्गेनाइजर, और नीति सिद्धांत, पार्टी का सिद्धांत, राष्ट्रीय सिद्धांत लेकर के हम चल रहे हैं। और जिस गति के साथ आज केरल असेंबली में भी हमारे एक विधायक बैठे हैं, आखिर ये कहीं ना कहीं उस बड़े नीति का परिणाम है कि केरल के विधानसभा में 67 साल के बाद हमारे एक विधायक बैठे।
तो हम बढ़ रहे हैं और इस बिल्कुल बढ़ रहे गति हैं के राजीव जी, कारण बिल्कुल बढ़ रहे सारे हैं। लोग आपके लिए राजीव जी मेरे पास एक और अच्छी खबर है, एक और अच्छी खबर है राजीव पॉलिटिकल जी। पार्टी में नहीं, बहुत पॉलिटिकल। हाँ, मेरे पास अच्छी खबर है सप्रा जी, आपको शायद पसंद नहीं आएगी। मणिपुर में बीजेपी आगे निकल गई है और गोवा में भी बस एक सीट पीछे है। सप्रा जी, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उत्तराखंड यूपी बीजेपी की हो चुकी, अब मणिपुर और गोवा भी बीजेपी के खाते में जा सकता है सप्रा जी। यानी कि अगर ये 4 चले गए बीजेपी के खाते में और आपके खाते में सिर्फ पंजाब आएगा तो 4-1 से आपकी करारी हार होगी, ये बहुत करारी हार सप्रा जी। नहीं, मैं देखिए, हार जीत चुनाव में होती रहती है और ये करारी है या कम करारी है इसका असेसमेंट भी करना बहुत जरूरी है और इससे उभर के कैसे आना है ये सप्रा जी हम लगातार यही सुन रहे हैं। गोवा का लगातार यही सुन रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, क्यों हार रहे हैं, नहीं देते ना, कुछ बदल नहीं रहा सर। आप हमको बोलने ही नहीं देते। नहीं सप्रा जी, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नई बात बोलिए देते और जब हम बोलते हैं तो आप बीच में टोक देते हैं। नहीं, मैं नई बात ही बोलने जा रहा हूँ। देखिए, गोवा की जो बात आप कर रहे हैं, गोवा में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। आपने देखा कि इनका जो मुख्यमंत्री थे पार्सेकर, वो खुद हार गए हैं। उनका जो ब्रदर इन लॉ था वो ब्राइबरी केस में, वो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया था। तो जिस तरह से गोवा के अंदर भ्रष्टाचार हुआ था, जिस तरह से इन्होंने वादा खिलाफी की, कैसीनो बंद नहीं किए, या माइनिंग का बिजनेस पहले बंद था फिर चालू हुआ तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ही रहा, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ, भाषा का, लोकल भाषा का मुद्दा था। ये तमाम सारे मुद्दों को देखते हुए जब तक गोवा के पूर्ण निर्णय आएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आगे रहेगी। ये आप चिंता मत करिए, मैं समझता हूं आपकी चिंता को भी। तो कांग्रेस पार्टी मणिपुर में भी कवर अप करेगी। वहां पर देखिए इंडिपेंडेंट बहुत संख्या में है। अब वो इंडिपेंडेंट जो है वो कहां जाते हैं, कांग्रेस के साथ आते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। और फिर मणिपुर के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 महीने में 60 उनके केंद्रीय मंत्री वहां पर आए, जिस तरह से दबाव की राजनीति चली, जिस तरह से हैंड इन ग्लोव वो इंसर्जेंसी के साथ में थे, ब्लॉकेट लंबे समय तक चला, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी इंटरेस्ट था। ये तमाम सारे मुद्दों को देखते हुए यही आकलन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो साम दाम दंड भेद जो लगा रही थी मणिपुर, अरे सर सब लगाते हैं कहीं ना कहीं सप्रा जी, चुनाव में जीत के लिए कौन सी पार्टी है जो साम दाम दंड भेद नहीं लगाती है? हर पार्टी लगाती है। कांग्रेस पार्टी, लेकिन आखिर में आंकड़ों को ही देखना पड़ता है। कब्रिस्तान का जिक्र नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने श्मशान की और कब्रिस्तान की तुलना नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी ट्रेन ट्रेजेडी को राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म के साथ में जोड़ा नहीं। सप्रा जी, ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण भी जो हुआ है, ये ध्रुवीकरण का फायदा इनको कहीं मिल रहा है। सप्रा जी, जब भी हम किसी जनादेश पर सवाल उठाते हैं, हम वोटर की सोच और उसकी सूझ, उसकी समझ पर सवाल उठाते हैं। इसलिए मुझे लगता है बहुत केयरफुल हमें रहना चाहिए कोई भी सवाल जनादेश पर उठाने से पहले। सप्रा जी, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आप बात कर रहे हैं कि ये मोदी जी को मैंडेट मिला है, या रूडी साहब कह रहे थे अभी कि अमित शाह जी की जो ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करने की जो कला है वो है, तो फिर यही कला और यही मैंडेट जो है वो पंजाब में भी मिलना चाहिए था। वहां पर क्यों फेल हुए? वहां पर भी तो प्रधानमंत्री ने कम से कम 15 से 18 जनसभाएं ली थी, तो वहां क्यों नहीं उनको उस तरह से फायदा हुआ? तो हर एक राज्य का अपना एक परिस्थिति थी, एक राजकीय परिस्थिति थी। उसके तहत पंजाब में हमको फायदा हुआ है, उसके तहत हमको मणिपुर में फायदा होगा। इनको वहां पर उत्तर प्रदेश जाहिर है बड़ा स्टेट है, उसमें इनको बड़ा फायदा हो रहा है, हम मान रहे हैं। हाँ। और उनको बधाई भी दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ऊपर, ये बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। बीजेपी की आंधी, सुनामी, तूफान, लहर, कुछ भी कह लीजिए, प्रचंड बहुमत मिल रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिलकर भी 65 पर ही सिमट गए हैं। और बीएसपी का तो समझ लीजिए सुपड़ा साफ हो गया, 18 सीटें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा एग्जिट पोल दे रहा। संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जैसे सप्रा साहब से सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा था कि आपका जो कोर वोटर था, जिसमें एक मुस्लिम समाज था, वो मुस्लिम समाज आपसे दूर चला गया सिर्फ इसलिए कि आपने 50 साल में जब तक आप पावर में थे उनके लिए कुछ नहीं किया, जिसका सबूत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। तो अगर पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश नहीं करेगी तो कहीं जीत जाएगी, जैसे पंजाब में। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हारना, बिहार में लगातार सत्ता से बाहर रहना और नीतीश कुमार लालू यादव की दया के ऊपर 40 सीटें
40 सीटों पे लड़ना और 27 जीतना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पार्टी को अपने आप में सोचना चाहिए और पंजाब की जीत को अपने लिए बहुत सुकून की सिचुएशन में नहीं मानना चाहिए। सिर्फ इतनी गुजारिश है। सपना जी जल्दी से छोटा सा कोई भी नहीं मान रहा भाई साहब। नहीं, सुकून तो कोई भी नहीं मान रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक दृश्य देश का बनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ओडिशा के छोटे चुनाव भी जीतती है तो वो डिमोनेटाइजेशन का मैंडेट हो जाता है। अगर कहीं महानगर पालिका के चुनाव चंडीगढ़ के जीतती है तो डिमोनेटाइजेशन का वर्डिक्ट हो जाता है। और अगर कांग्रेस पार्टी पंजाब एक राज्य है, मणिपुर एक राज्य है, वहां पर अगर जीतती है या मणिपुर में जीत के करीब आती है तो क्या उसको हम मैंडेट नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। नहीं, सपना जी नहीं, गलत तरीके से मत लीजिए सवाल को या इस कमेंट को संतोष जी के। ना सपना जी एक सेकंड, मुझे ब्रेक भी लेना है। एक सेकंड सपना जी, एक सेकंड, मुझे ब्रेक भी लेना है, लेकिन इसको इस तरह मत लीजिए। आपको पूरा क्रेडिट जाता है। पंजाब आप जीते हैं, अपने दम पर जीते हैं सर। मणिपुर में आप बढ़िया कर रहे हैं इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद, उसकी भी आपको क्रेडिट है। कांग्रेचुलेशन है उसके लिए। और उत्तराखंड में आपका बुरा हाल हुआ है वो अलग बात है, पर गोवा में भी आप तगड़ी फाइट दे रहे हैं, उसके लिए ये मत समझिए क्रेडिट कोई नहीं दे रहा है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं यहां पर। बीजेपी से भी मेरे साथ धीरज सिंह रावत जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत होगी। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।